Students, in the continuation of this chapter laws of motion, today we are going to start the next law of motion, that is Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. All right. So what is this third law? I should tell you the statement of this law. When two bodies are exerting force on one another, then the force exerted by one body is equal and opposite to the force exerted by another body. Suppose this is a horizontal surface and two blocks A and B are in contact. ये दो ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं तो वो एक दूसरे पर पुशिंग फोर्स लगाती हैं, एक दूसरे को धक्का देती हैं. ये ए बी पर फोर्स लगाएगा और बी ए पर फोर्स लगाएगा. तो बी पर जो फोर्स लगेगी वो ऐसे होगी, इसको बोलेंगे एफ बी, और बी ए पर जो फोर्स लगाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, दैट इज एफ ए. सो इसमें क्या हो रहा है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाती है, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाती है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो स्टूडेंट्स लिसन इट केयरफुली. न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट इफ वन बॉडी exert force on another body, then second body also exert the equal force but in opposite direction on the first body. तो ये जो दो फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, एक फोर्स ए बी पर लगा रहा है, जो बी पर लगने वाला फोर्स है दैट इज एफ बी, और बी ए पर लगा रहा है दैट इज एफ ए, और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि ये जो दो फोर्स होते हैं, बोथ द फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन. दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है. और सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, फॉर ईच एक्शन there is an equal, for each action there is an equal and opposite reaction. for each action there, तो एक फोर्स को तो हम बोलते हैं एक्शन, कोई सा भी फोर्स एक्शन हो सकता है, और दूसरे फोर्स को बोलते हैं हम रिएक्शन, कोई सा भी फोर्स रिएक्शन हो सकता है. यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो दोनों फोर्स है, कितने फोर्स हैं, दो फोर्स हैं, और कितनी बॉडी हैं, दो बॉडी हैं. तो दोनों के दोनों जो फोर्स हैं वो अलग अलग बॉडी पर लगते हैं. ये कन्फ्यूजन बच्चों में रहता है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. जैसे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के इक्वल है, माइनस है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे. कैंसिल तब करेंगे जब दोनों के दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पर लगेंगे. तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि दीज टू फोर्सेस एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज. these two forces act on the different bodies. These two forces act on the different bodies. ओके, तो यहाँ पर मैं और एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ ए, और आई कैन आल्सो राइट एफ टू इज इक्वल टू माइनस एफ ए. तो हम इसमें ऐसा नहीं लिख सकते. इसका मतलब ये नहीं है कि एफ टू प्लस एफ वन इज इक्वल टू जीरो. मतलब आप इसको मैथमेटिकली ऐसे नहीं लिख, मैथमेटिकली तो आप लिख सकते हैं. मैथमेटिकली आप क्या कर सकते हैं कि एफ वन को इधर ले आएंगे तो एफ टू प्लस एफ वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. बट फिजिकली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि एफ वन एक बॉडी पर लगने वाला फोर्स है और एफ टू दूसरी बॉडी पर लगने वाला फोर्स है, और एक इक्वेशन में हम दो अलग अलग बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को ऐड नहीं कर सकते. हम एक इक्वेशन में एक ही बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो ये इक्वेशन हमारी हो गई इनकरेक्ट. सो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको समझ में आ गया होगा. और मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं. आप ये ध्यान रखें कि जहां भी नेचर में आप ये देखते हैं कि ये फोर्स यहां पर लग रहा है, तो आप ये देखो कि इसकी जो रिएक्शन है, इसका जो अपोजिट फोर्स है दूसरी बॉडी के ऊपर, वो कहाँ लग रहा है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है,
इस बॉडी का मास m है, देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास m केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। सो इसका वेट कहाँ लगेगा? सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सभी बॉडी का वेट होता है, और आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, और वेट का फॉर्मूला हमारा होता है W इज इक्वल टू mg। W इज इक्वल टू mg मतलब क्या होता है कि अर्थ हर एक बॉडी पर फोर्स लगाती है, और जितने फोर्स से अर्थ बॉडी को खींचती है अपनी तरफ, ओके, उसको बॉडी का वेट बोलते हैं। जैसे मान लो मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये नीचे आएगा। ये नीचे क्यों आएगा? ये नीचे आएगा अर्थ के फोर्स की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसको इसका वेट बोलते हैं। तो सभी बॉडी का वेट बॉडीज़ के ऊपर लगता है। तो जैसे ये m मास का ब्लॉक है तो m मास के ब्लॉक का वेट इसके ऊपर लगेगा ऐसे mg। एक तो ये ध्यान रखना, बच्चों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि बॉडी का वेट सरफेस के ऊपर लगता है। जैसे मैंने मान लो m मास का ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसका जो वेट है m मास के ब्लॉक का, ये किसके ऊपर है? ये इसके खुद के ऊपर है। तो मान लो आप जैसे चेयर पे बैठे हुए हो, सपोज यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, तो आपका वेट किसके ऊपर है? चेयर के ऊपर नहीं, आपका वेट खुद के ऊपर है। आपका वेट चेयर के ऊपर नहीं है, आपका वेट खुद के ऊपर है। मैंने चश्मा लगा के रखा हुआ है, तो चश्मे का वेट किसके ऊपर है? चश्मे का वेट चश्मे के ऊपर है, ठीक है। मान लो कोई गिलास, टम्बलर भरा हुआ रखा है, गिलास पानी का भरा हुआ रखा है टेबल पे, तो गिलास का वेट किसके ऊपर है? गिलास का वेट गिलास के ऊपर है। तो सभी बॉडी का जो वेट होता है वो बॉडी के ऊपर ही लगता है, क्योंकि वेट को हम डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं वेट को? वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जितने फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है उसे उसका वेट बोलते हैं। तो अर्थ तो बॉडी को खींचती है, तो बॉडी को खींचती है तो वेट बॉडी के ऊपर लगा ना। तो ये m मास का जो ब्लॉक है इसका वेट इसके ऊपर है। तो ये बहुत सिंपल और अच्छा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि एक्शन और रिएक्शन कैसे काम करते हैं, और आने वाले टॉपिक में हम इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे कि भाई एक्शन और रिएक्शन कैसे लगते हैं। तो इन एवरी सिचुएशन आई कैन टेल यू कि यहाँ पर ये हमारा एक्शन है और ये हमारी रिएक्शन है। ऑलराइट, तो ये m मास का ब्लॉक है, ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, तो इसका वेट mg इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। ओके, अब क्या हो रहा होगा? ये अर्थ के कांटेक्ट में, अर्थ के कांटेक्ट में, तो ये अर्थ के कांटेक्ट में, तो mg फोर्स से ये अर्थ को दबाएगा। तो अर्थ क्या करेगी? अर्थ इसको धक्का देगी। अर्थ क्या करेगी? इसको धक्का देगी n फोर्स से। इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, या कई बार इसको हम r से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिएगा, ये एक्शन और रिएक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये m मास का ब्लॉक जिसका वेट mg है, ये m मास का ब्लॉक mg फोर्स अर्थ के ऊपर लगा रहा है। अर्थ के ऊपर ये mg फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वेट इसके ऊपर है, नहीं, वेट नहीं है, वेट तो इसी के ऊपर है, लेकिन जितना इसका वेट है उतने फोर्स से ये अर्थ को दबा रहा है। कांटेक्ट में जो बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे को पुश करती हैं। जैसे मान लो मैं इस दीवार के कांटेक्ट में हूँ, तो मैं दीवार के कांटेक्ट में हूँ, तो दीवार क्या कर रही है? दीवार मेरे को खींच रही है कि धक्का दे रही है? पहले तो ये बताओ। दीवार मेरे को धक्का दे रही है। आप चेयर पे बैठे हुए हो, तो चेयर आपको खींच रही है कि धक्का दे रही है? चेयर आपको धक्का दे रही है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि सॉलिड बॉडीज इन कांटेक्ट पुश ईच अदर, सॉलिड बॉडीज इन कांटेक्ट पुश ईच अदर। तो ये जो m मास का ब्लॉक है ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है, इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस जो होगी इसको धक्का देगी। तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो गया हमारा एक्शन, ये हो गया हमारा एक्शन। एक्शन किसके ऊपर? ऑन ग्राउंड, एक्शन ऑन ग्राउंड। और ये क्या हो गई हमारी? इसकी हो गई रिएक्शन ऑन ब्लॉक। अभी यहाँ पर आप फिर ठीक से समझ लो इसको। ये mg तो वेट तो है, mg वेट लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, और जिसको मैं एक्शन बोल रहा हूँ, जितना उसका वेट है उतने फोर्स से वो अर्थ को दबा रहा है, ग्राउंड को दबा रहा है। तो mg जो है वो एक्शन ऑन द ग्राउंड हो गया, और उसके बदले में उसकी जो रिएक्शन है वो ब्लॉक के ऊपर है। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं जा नहीं रहा, इसमें किसी तरह का मोशन नहीं हो रहा, तो ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg इन इक्विलिब्रियम।
So students, this is how I have explained you the Newton's third law of motion. So Newton's third law of motion को आपने समझ लिया क्या होता है Newton's third law of motion, कि if one body exert force on another then the second body also exert equal and opposite force on the first body, right? So इसका example हम यहाँ पर लेते हैं. Example तो इसके काफ़ी हैं. Walking on the ground, number 1, walking on ground. I should explain, when you walk on the ground then you push the ground in backward direction, ground also pushes you in forward direction, so walking is possible. आप चलते समय अर्थ पर, ग्राउंड पर फोर्स लगाते हो, आप चलते समय अर्थ को दबाते हो, तो जब आप अर्थ को दबाते हो तो अर्थ क्या करती है, अर्थ आपको धक्का देती है, तो अर्थ जो आपको धक्का देती है, जो पुश करती है, उसकी वजह से वॉकिंग पॉसिबल होती है. जो सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और ये एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम. वेरी कॉमन एग्जाम्पल, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम. यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम के केस में जब हॉर्स कार्ट को पुल करता है तो क्या होता है, कार्ट भी हॉर्स को पुल करती है, मतलब जितना फोर्स हॉर्स कार्ट पर लगाता है उतना ही कार्ट हॉर्स पर भी लगाता है, कार्ट हॉर्स पर लगाती है. तो फिर ये मोशन कैसे पॉसिबल होती है? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आई एम ड्राइंग द एनालॉजी. सपोज दिस इज ए कार्ट, ओके, इट इज़ कनेक्टेड टू ए हॉर्स. It is connected to a horse. My drawing is not so good. Suppose this is a horse, okay. So इसका जो weight है कार्ट का W1 नीचे और इसकी नॉर्मल रिएक्शन R1 ऊपर. इस हॉर्स का जो weight है W2 नीचे, ये W1 R1 W2 R2, ये इसको खींचता है, ठीक है. खींचता है तो इसमें टेंशन होती है, जो स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है इसमें होती है टेंशन, ये भी हम डिस्कस करेंगे. पुलिंग फोर्स होता है टेंशन का, ये भी डिस्कस करेंगे. तो व्हेन हॉर्स पुल्स द कार्ट, तो साथ में एक और बात होती है, हॉर्स पुशेस द ग्राउंड. ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, जिस फोर्स से हॉर्स ग्राउंड को पुश कर रही है, सपोज थीटा एंगल पर. प्लीज़ अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये हॉर्स जब कार्ट को पुल करता है तो उसके साथ साथ हॉर्स ग्राउंड को भी पुश करता है. सपोज हॉर्स ग्राउंड को थीटा एंगल पर पुश करता है तो इसके परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर इसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ आएगा, नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट. ये इस जितने एंगल पर इस तरह से जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया, और ये नॉर्मल रिएक्शन भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगा. अब यहाँ पर हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं r cos थीटा और r sin थीटा में, ठीक है. तो अब ये मैंने क्या किया, आप समझे बात को ध्यान से. हॉर्स कार्ट के केस में जब हॉर्स कार्ट को पुल करता है तो कार्ट भी हॉर्स को पुल करती है, लेकिन एट द सेम टाइम हॉर्स पुशेस द ग्राउंड, ओके. हॉर्स पुशेस द ग्राउंड. सो जब ग्राउंड हॉर्स को पुश करता है, तो जब हॉर्स ग्राउंड को पुश करता है, जब हॉर्स ग्राउंड को पुश करता है तो ग्राउंड हॉर्स को क्या करेगी, पुश करेगी, धक्का देगी, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन R हो गई. जब हमने इस R को रिजॉल्व किया, इधर R cos थीटा, इधर R sin थीटा, तो ये R sin थीटा इसके वेट को करेगा रिड्यूस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, और R cos थीटा एक नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया. दिस R cos थीटा प्रोवाइड्स मोशन टू कार्ट. So this is how we explain. Students, I also sent you the notes in a group, in your class 11C group. So everything is written in the notes and a detailed explain it also given, and I have also explained you. So I think you have understood. ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है और न्यूटन्स थर्ड लॉ के बेसिस पर हम किस तरह से इन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करते हैं. ओके, सो आफ्टर दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, now the next topic I am going to start, the motion apparent weight
नेक्स्ट टॉपिक इज apparent weight of a body in a lift. Apparent weight of a body in a lift. So students, क्या होता है, अगर मान लो सपोज वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड पर खड़े हुए हैं, तो हमें अपना वेट वही लगेगा जो है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं होता। सपोज ये दिस इज एन एलिवेटर और लिफ्ट एंड देर इज ए बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, दिस इज एन एलिवेटर। तो क्या होगा, अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो ये mg वेट इसका इसके ऊपर लगेगा। अब इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, अब आप ये देखिएगा इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इसका वेट mg नीचे और जो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन है वो इसके ऊपर लगेगा r। तो अगर मान लो ये लिफ्ट स्टेशनरी है, अलग अलग केसेस में हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक डिस्कशन का ये है कि भाई एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी ने लिफ्ट, मतलब लिफ्ट जो होती है वो नीचे जाती है, ऊपर जाती है, ठीक है, और वो स्टेशनरी भी रहती है। तो अलग अलग केसेस में जो वेट है उसका वो एपरेंटली चेंज हो जाता है। एपरेंट चेंज होता है वेट में, ये आपको ध्यान रखना है। कैसा चेंज होता है? एपरेंट चेंज होता है। सो पहला केस है व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी। सो व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो m मास की कोई बॉडी है जिसका वेट हमें देखना है, वो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, mg नीचे और उसके ऊपर ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन, मतलब एक तो अर्थ का जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वेट बॉडी पे लग रहा है mg, और बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। सो r इज इक्वल टू mg। सो जो एपरेंट वेट होगा दैट इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट mg के बराबर होगा। बेसिकली क्या होता है, एपरेंट वेट इज गिवन बाय r। बेसिकली क्या होता है कि हमें जो अपना वेट लगता है वो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से लगता है। मतलब मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मेरा कुछ वेट है, या मेरे सर पे कोई वज़न रख दिया, या मैंने हाथ में कुछ उठा लिया तो मुझे लगेगा कि मेरा और ज़्यादा वज़न हो गया। तो उसका रीज़न क्या है कि जो ग्राउंड का जो धक्का है वो और ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन अब अगर ये चेंज हो जाए, मान लो कैसे, मान लो मैं किसी फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ, मैं लिफ्ट में हूँ और लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो जो ग्राउंड का रिएक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो आप ये बात समझो कि वी एक्सपीरियंस अवर वेट बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड। मतलब हमें अपने वेट का जो एक्सपीरियंस होता है वो ग्राउंड के नॉर्मल रिएक्शन की वजह से होता है। चूंकि हम ग्राउंड के कांटेक्ट में हैं तो ग्राउंड हमें पुश करती है, ग्राउंड हमारे ऊपर धक्का लगाती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जो हमारा वेट है उतने फोर्स से ही हम ग्राउंड को दबाते हैं, तो ग्राउंड भी हमें उतने फोर्स से धक्का देती है और उसकी वजह से हमें अपने वेट का एक्सपीरियंस होता है। तो अगर हमारा ये जो रिएक्शन है ग्राउंड का, जो हमारे ऊपर रिएक्शन है, ये चेंज हो जाए तो हमारा एपरेंट वेट भी चेंज हो जाता है, जैसा कि लिफ्ट के एक्सेलरेशन के केस में होता है। तो सबसे पहली बात तो जो एपरेंट वेट है इट इज गिवन बाय r एंड दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, और आई कैन से नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये नॉर्मल टू द सरफेस होती है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। सो सेकंड केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, व्हेन lift is accelerating, when lift is accelerating upwards, when lift is accelerating upwards with acceleration a। मान लो हमारी ये लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि भाई हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी से, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती चली जाए तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। और शुरू में ऐसा ही होता है, जब लिफ्ट स्टेशनरी ऊपर चलना शुरू करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन होता है। तो अब हमें ये जानना है कि अगर हमारी लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना होगा। अब देखो सुनो, मैंने आपको बताया था न्यूटन सेकंड लॉ में किसी बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो ma के इक्वल होता है। ऑलराइट, F इज इक्वल टू ma, F इज द नेट फोर्स एंड a इज द एक्सेलरेशन। तो अब इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं,
दो फोर्स लग रहे हैं, आर ऊपर और mg नीचे। m मास की बॉडी जो लिफ्ट की फ्लोर पर रखी हुई है उसमें उसका वेट नीचे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन अर्थ का ऊपर लग रहा है। अब ये जा कहाँ रही है? ऊपर जा रही है। तो ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये हो गया कौन बड़ा हुआ? आप ये बताओ, मान लो इसको ऊपर 10 आदमी खींच रहे हैं, ओके, और 5 आदमी नीचे खींच रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगी? ये ऊपर ही जाएगी। तो अब ये ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आर बड़ा है, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा तभी ना ये ऊपर जाएगी। तो इस पर नेट फोर्स कितना हो गया? दो फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका टोटल उनके डिफरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट से चल रहा है, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम। ये इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए। आपको ये समझ में इसलिए आनी चाहिए कि हमारी जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, तो हमारा जो लिफ्ट में बॉडी रखी हुई है, जो लिफ्ट में हमारा ब्लॉक है, वो भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। न्यूटन सेकेंड लॉ में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एफ नेट की वैल्यू एम ए के इक्वल होती है, मतलब किसी बॉडी पर लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू एम ए के इक्वल होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एम ए कोई फोर्स नहीं है, जितने भी फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लग रहे हैं उनकी वैल्यू एम ए के इक्वल है। ऑलराइट, सो आर, अब इस पर कितने फोर्स लग रहे थे? दो ही फोर्स लग रहे थे। एम मास की बॉडी पर एक तो उसका वेट लग रहा है नीचे, और एक उस पर ग्राउंड की रिएक्शन लग रही है, जो फ्लोर सरफेस इन कांटेक्ट है वो उसको धक्का दे रही है। तो अब ये जा रही है ऊपर जा रही है, तो कौन बड़ा हुआ? आर के एम जी, आर बड़ा हुआ। तो टोटल फोर्स कितना हुआ? आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया? एम जी प्लस एम ए। सो आर इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, ये हो गया हमारा। सो इसका मतलब क्या हो गया? पहले एम जी वेट था, अब एम जी प्लस ए हो गया। देयरफॉर एपरेंट वेट इंक्रीजेस। देयरफॉर एपरेंट वेट इंक्रीजेस। नाउ द नेक्स्ट केस, इसमें लिफ्ट ऊपर जा रही थी। सपोज ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगे। व्हेन lift is accelerating downwards with acceleration a। अब देखो, अब ये नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है तो कौन सा फोर्स बड़ा हुआ? mg के आर, mg। तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट हो गया mg माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। ओके, सो आर इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। तो इस केस में क्या हो गया? इस केस में हो गया देयरफॉर एपरेंट वेट डिक्रीजेस। ओके, तो एपरेंट वेट डिक्रीज हो गया। इसका नेक्स्ट केस है नंबर 4, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग with constant velocity। सो बताएंगे स्टूडेंट्स, अगर लिफ्ट हमारी एक्सेलरेशन में नहीं है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, चाहे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है और चाहे नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? बताओ, एक्सेलरेशन कितना होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारी चेंज हो नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। तो ये कितना हो गया? अब हो गया हमारा r इज इक्वल टू, मतलब r माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। सो r इज इक्वल टू एम जी। सो एपरेंट वेट इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट। तो मतलब क्या है? लिफ्ट अगर स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रही है, तो हमारा क्या होगा? हमारा जो एपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। अगर लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो एपरेंट वेट इंक्रीज होगा, और अगर हमारी लिफ्ट नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से, तो एपरेंट वेट डिक्रीज होगा। एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए ग्रेटर देन जी। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ना हमारा, अगर ये g से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पर r की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? देखो, m इज इक्वल टू जी माइनस ए।
m इज इक्वल टू जी माइनस ए, तो क्या होगा, g अगर a से बड़ा हो गया, g अगर a अगर g से बड़ा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि अगर ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो ये क्या होगा कि लिफ्ट पहले नीचे आ जाएगी और ये जो बंदा है लिफ्ट के अंदर ये वहीं रह जाएगा, मतलब ये हवा में रह जाएगा। इट विल लीव द फ्लोर एंड स्टिक टू द सीलिंग, ठीक है। इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g, देन person will leave the floor and stick to ceiling of lift। एक और केस यहाँ पर रह गया 6 फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या हो जाए, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, जो लिफ्ट जिस रस्सी से कनेक्टेड है, जिस रोप से कनेक्टेड है वो टूट जाए तो फ्री फॉल होगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी के इक्वल, और आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, एपरेंट वेट इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ऑल द केसेस, सारे केसेस एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट के डिस्कस कर लिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्कस द एपरेंट वेट इन ए लिफ्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। लिफ्ट अगर एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो वेट डिक्रीज होगा। अगर फ्रीली फॉल हो रही है तो एपरेंट वेट 0 होगा। लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रही है तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। लिफ्ट स्टेशनरी है तो भी एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। तो अगर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनका वजन कम है, उनका वेट कम है और अपना वेट वो गेन करना चाहते हैं तो उन्हें लिफ्ट में कैसे जाना चाहिए, उन्हें लिफ्ट में ऊपर जाना चाहिए ताकि उनका वेट बढ़ जाए। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका वजन ज़्यादा है, वेट बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, तो उनको लिफ्ट में नीचे आना चाहिए। सो टेम्परेरी दे विल फाइंड द चेंज इन देयर वेट। ओके, सो इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।